नमस्कार दोस्तों थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उसमें यूक्रेन जीत रहा है या जीतने वाला है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये वो जंग नहीं है जो यूक्रेन के शहरों में टैंकों से, मिसाइलों से और बंदूकों हथियारों से लड़ी जा रही है, बल्कि ये वो जंग है जो टीवी पर, अखबारों पर, न्यूज़ चैनल्स पर और आपके और मेरे मोबाइल्स पर लड़ी जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वारफेयर की। ये जो युद्ध का एक नया तरीका है, एक आधुनिक तरीका है, और इसमें किस तरीके से यूक्रेन रशिया को पछाड़ रहा है, पीछे छोड़ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर ज़रूरी क्यों है और इसके अपने क्या मायने हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन वारफेयर में यूक्रेन के द्वारा यूज़ किए जाने वाले कुछ हथियारों की भी बात करेंगे कि वो कैसे लीड कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन वारफेयर, या इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो सूचना संग्राम, क्या होता है। देखिए, जैसे ज़मीन पर दो सेनाएं एक दूसरे से आमने सामने लड़ती हैं, उसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में जो लड़ाई चलती है दो देशों के बीच, उसे हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर है। इसमें का उद्देश्य होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले देश के या दुश्मन देश की सेनाओं पर उसके नागरिकों का आत्मविश्वास कम करना और उनके मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ देना, जो कि फिलहाल देखें तो यूक्रेन रूस का कर रहा है और काफ़ी हद तक इस पर भारी है। हम देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस MiG-29 लड़ाकू विमान की, जो कि यूक्रेन का है और इसे संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है घोस्ट ऑफ कीव की। मतलब यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसका घोस्ट, उसका भूत। ऐसा क्यों हुआ है? तो मीडिया में ऐसा चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसने रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन रशिया के 6 एयरक्राफ्ट इसने मार गिराए हैं। अब देखिए, अपने होम एयर स्पेस में फाइट कर रहा है तो हो सकता है एडवांटेज होता है उसका, 6 गिरा भी दिए हों। लेकिन अभी हाल ही में आप देखेंगे तो आजकल में खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे, कि अभी तक घोस्ट ऑफ कीव 20 रशियन एयरक्राफ्ट को गिरा चुका है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो अब ये दो ही कंडीशन इसमें हो सकती हैं, या फिर ये घोस्ट ऑफ कीव के इस MiG-29 के पायलट के पास में या फिर मिस्टर इंडिया वाली घड़ी हो, इससे ये अदृश्य हो गया हो और दुश्मन को दिख ना रहा हो, या दूसरा हो सकता है कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा हो। तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि सच्चाई इसमें कितनी हो सकती है। लेकिन इसके माध्यम से देखिए, ये करने का उद्देश्य क्या है, इसको फैलाने का मीडिया पर उद्देश्य यूक्रेन का साफ तौर पे ये है कि जिससे रशियन जो पायलट्स हैं, रशियन जो उनकी एयरफोर्स है, उसमें एक तरीके का डर, एक तरीके का भय का माहौल हो जाए कि हाँ भाई, कीव के आसमान में कोई घोस्ट उड़ रहा है, कोई ऐसा MiG-29 है जो कि अभी तक इसने हमारे इतने पायलट्स उसने गिरा दिए हैं। तो ये एक कारण होता है इसमें, इस इंफॉर्मेशन वारफेयर में यहाँ पर यूक्रेन आगे निकल गया रशिया से। जबकि रशिया के साइड्स की आप ऐसी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कितने, सिर्फ एक आंकड़ा मिल जाएगा कि इतने हमने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। लेकिन यहाँ पर घोस्ट ऑफ कीव बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और कई लोग उसकी डीपी लगा रहे हैं, ट्विटर पे भी उसकी डीपीज लग रही हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, तो एक ये सैनिक हैं, एक ये यूक्रेन की आर्मी के एक इंजीनियर कोर के एक सैनिक हैं। इनकी भी काफ़ी फोटोज़ वायरल हो रही हैं और उनकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है वेस्टर्न मीडिया में। ऐसा बताया जा रहा है कि राजधानी कीव में आने के लिए जो एक पुल है, तो इस पुल को इन्होंने खुद सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ा दिया, ताकि रशियन जो टैंक्स हैं, उनका जो कॉन्वॉय है, वो राजधानी में कीव में एंटर ना कर सके। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत बात है या कोई फॉल्स प्रोपेगेंडा है, मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ी समझने वाली बात यह है कि आप सोचिए, अभी कीव में कल परसों से ही स्टार्ट हुई है रशियन आर्मी आना, और उससे पहले जब आपको पता है कि इस पुल से, इस ब्रिज से सेना आएगी, दुश्मन की सेना, तो उसको सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ाने का यहाँ कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप अभी आपके कंट्रोल में है कीव, आप उसको चाहे तो प्रॉपर तरीके से उसको उड़ा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर ये इस तरीके से जल्दबाजी में और सुसाइड बॉम्बिंग करके उड़ाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। अब ऐसा क्यों चल रहा है, इसकी वजह भी ये है कि देखिए, यूक्रेन सैनिक कम है, सेना निश्चित रूप से रशिया से कम है। तो कहीं सेना का मोरल डाउन ना हो जाए और कहीं सेना पीछे ना हटने लगे, सरेंडर ना कर दे, इसलिए उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए ऐसी खबर चल रही है मेरे हिसाब से। बाकी इसमें सच्चाई भी हो सकती है, और देश के लिए कुर्बानी दी है तो बिल्कुल उसकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन बात देखिए, यहाँ पे कुछ हजम नहीं हो रही कि एक अभी जब कंट्रोल में है कीव और उसके बावजूद भी सुसाइड बॉम्बिंग करके खुद को उड़ा लिया, तो यहाँ फिर आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा इस बात में कितनी सच्चाई है।
अब आगे देखते हैं। तो कल ही खबर आ रही थी कि यूक्रेन की तरफ से आंकड़े कुछ बताए गए हैं कि पिछले 6 दिनों में उन्होंने रशिया के 6000 सैनिक मार दिए हैं। तो देखिए 6 दिन में 6000 सैनिक मर गए, मतलब हर रोज़ करीब 1000 सैनिक मारे जा रहे हैं और हर घंटे में करीब 42 सैनिक मारे जा रहे हैं। तो इतनी प्रोफेशनल आर्मी होने के बावजूद और संख्या में लगभग 3 गुना ज़्यादा होने के बावजूद में भी अगर हर घंटे 40 सैनिक रशिया के मर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी ये वॉर जीत पाएगा, कभी ये जंग जीत पाएगा। अब ये क्यों बताया जा रहा है इसका मैं अभी पिछली 2 उदाहरणों से आपको समझा चुका हूं, तो इस बार आप खुद ही समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला देखते हैं इन मोहतरमा को। यह है अनास्तासिया लीना, जो कि 2015 में मिस यूक्रेन रह चुकी हैं और इनका एक ये फोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये M16 है मेरे ख्याल से, ये पकड़ के खड़ी हुई हैं। तो अब देखिए देश के लिए लड़ना है, अच्छी बात है, और इसी के लिए इनको ये प्रचारित किया जा रहा है इनका ये फोटो, ताकि देश के नागरिक भी हथियार उठा लें क्योंकि सेना कम है, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने बंदूक उठा के सबसे पहला क्या काम किया आप जानते हैं? जी हाँ, सबसे पहला काम इन्होंने किया है, ये सुंदर सा पोज दिया है। अब ये अभी कहाँ है, किस फ्रंट पे लड़ रही हैं? खारकीव में है, खैरसोन में है, या ओडेसा में, कीव में, कहाँ लड़ रही हैं कुछ नहीं पता है। हाँ, बस ये फोटो जरूर है जो कि सब जगह मोबाइल में और सोशल मीडिया पे हमसे और आपसे लड़ रहा है। और अब बात करते हैं यूक्रेन के इंफॉर्मेशन वारफेयर के अगले हथियार की, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट है, आज ही उसको मैंने देखा है। आज और मीडिया में चल रहा है एक नट क्रैकर ऑफ कीव नाम से एक स्नाइपर के बारे में चल रही है, एक फोटो भी वायरल हो रही है स्नाइपर की। तो अब कह नहीं सकते वो उसी की फोटो है किसी और की, लेकिन नट क्रैकर ऑफ कीव मतलब नट को क्रैक करने वाला, नारियल तोड़ने वाला एक स्नाइपर की भी बात चल रही है, जिसने कि बिल्कुल पूरी छत जो है यूक्रेन की कवर कर रखी है और वहां से रशियन सोल्जरों को टारगेट कर रहा है, और बता रहे हैं कि इसका स्नाइपर का इसका निशाना भी बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर आके लगता है। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन रशिया को डोमिनेट कर रहा है इंफॉर्मेशन वारफेयर के क्षेत्र में। देखिए अगर आप खुद इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल एक तरीका बताता हूं। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर के सर्च बार पे आप सिंपल यूक्रेन लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि यूक्रेन विनिंग और फाइट बैक और रेसिस्टेंस, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ यूक्रेन लिखिए। तो आपके सामने जो टाइमलाइन खुलेगी तो आपको मोस्टली यूक्रेन, प्रो यूक्रेन मटेरियल ही मिलेगा उसमें। कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सेना के बीच हैं, कभी रशियन टैंक कैप्चर हो गए हैं, कभी रशिया के सैनिक कैप्चर हो गए हैं, और घोस्ट ऑफ कीव, नट ब्रेकर ऑफ कीव, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी जो प्रो यूक्रेनियन है। रशिया क्या कर रही है ये बताने वाला आपको बहुत ही कम आइटम मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से यूक्रेन ने अपना कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रशिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। जब यूक्रेन एक छोटा देश है, जब वो इतने लेवल पे कर रहा है अपना प्रचार प्रसार और बिल्कुल इंफॉर्मेशन वारफेयर में लगा हुआ है, तो रशिया क्यों पीछे है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सैंक्शन। जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पूरे यूरोप ने उसको सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो उसके यूट्यूब है, उसके कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो ब्लॉक हैं पूरे यूरोप में तो है ही, और उसके अलावा ये अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी होने लग गए हैं। देखिए अब बात करते हैं कि यूक्रेन को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर मान भी लें कि इंफॉर्मेशन वारफेयर में यूक्रेन आगे है रशिया से, तो उसका फ़ायदा क्या है? देखिए फ़ायदा ये है कि अगर आप खुद को अपने पर्सपेक्टिव में मान के देखिए, कि आप न्यूट्रल होके देखिए कि रशिया और यूक्रेन की फाइट चल रही है, आप न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे होंगे, तो आपको मतलब किसकी तरफ आपको सिंपैथी है, सहानुभूति है? तो आपको लिटरली लगेगा कि नहीं यार, यूक्रेन छोटा देश है यार, उसका देखो प्रेसिडेंट भी वहाँ लड़ रहा है लोगों के साथ खड़े होके, वो देखो बॉम्बार्डिंग हो रही है यूक्रेन पे, कितने लोग मर रहे हैं, ये वो। तो आप एक सिंपली आपको एक सिंपैथी हो जाएगी यूक्रेन के साथ में, जबकि वहाँ क्या कंडीशन है, किन कारणों से लड़ाई हो रही है और लड़ाई कितनी जायज़ है। खैर लड़ाई कभी जायज़ नहीं होती, लेकिन कुछ कारण होते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा के मामले होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया सही कर रहा है या यूक्रेन सही कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होंगे जो इस लेवल तक बात आई है। तो वो समझने से पहले हमने एक मन में क्या विचार बना लिया है कि नहीं, यूक्रेन यार विक्टिम है और रसिया एग्रेसर है। तो यही फ़ायदा हुआ है यूक्रेन को कि यूक्रेन ने एक वर्ल्ड की सिंपैथी ले ली है कि यूक्रेन पे भैया विक्टिम है, उस पर अटैक किया जा रहा है, और रशिया हो गया है, मतलब पूरी दुनिया से उसकी बुराई हो गई है। अभी कल ही जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है, तो सिर्फ 4-5 देशों ने रशिया का साथ दिया है, बाकी 141 कंट्रीज़ ने उसके अगेंस्ट में वोटिंग की है। तो ये फ़ायदा हो रहा है इंफॉर्मेशन वारफेयर में
यूक्रेन के जीतने का। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इंफॉर्मेशन वारफेयर का कितना महत्व है आज के आधुनिक युग में और किस प्रकार से लड़ी जा रही है, यूक्रेन इसमें कहाँ है। इसका कुछ भी नतीजा होता है वो आने वाले 2-4 दिन में मालूम पड़ ही जाएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।